चलिए। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पहले राउंड की पोलिंग खत्म हो चुकी है। 58 सीटों के लिए वोट पड़े और ये वो सीटें थी जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित, अकल्पनीय, ऐतिहासिक मत मिले थे। 58 में से 53 सीटें उनको पिछली बार मिली थी और 46% वोट उनके खाते में गए थे। लेकिन इस बार जब पोलिंग हुई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराएगी, जो नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है अगर आप इतना बढ़िया प्रदर्शन कर ले? क्या जो बार बार कहा जा रहा है कि अखिलेश और जयंत चौधरी की जो जुगलबंदी है वो इस बार कुछ कमाल दिखाएगी? और उसके बहाने कहा जाता था कि जाट और मुसलमानों की जो कॉम्बो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करने वाली है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल बीएसपी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि 2012 और 2017 दोनों में जो है वो बीएसपी यहाँ अगर 2012 में वो नंबर 1 पार्टी थी तो 2017 में वो नंबर 2 पार्टी थी। उसका वोट बेस क्या उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा? और आखिरी सवाल ये है कि दरअसल जो कांग्रेस पार्टी इतनी मेहनत कर रही है प्रियंका गांधी के बहाने, उसका क्या होगा? तो पहले राउंड की पोलिंग कैसे हुई, इससे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस पर करेंगे बातचीत। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई संजय जी से बेहतर इस पर बातचीत करने के लिए, न केवल वो देश के मशहूर सफोलॉजिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है, बल्कि एक बहुत ही संजीदा आवाज है जो हाइपरबोलिक में बात नहीं करते हैं। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहले राउंड की पोलिंग हुई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले चर्चा होती है टर्नआउट पर कि टर्नआउट कितना रहा, और टर्नआउट के आधार पर हम अर्थ निकालने लगते हैं कि हायर टर्नआउट है या लोअर टर्नआउट है तो क्या होगा। टर्नआउट के फिगर्स अभी तो प्रोविजनल फिगर्स है, लेकिन लगता है तकरीबन उसी तरह का टर्नआउट हुआ है जैसा पहले हुआ था इन इलाकों में। ये जो 58 कंस्टिट्यूंसी जहां वोट पड़ी कल 2017 के चुनाव में, यहाँ 63% टर्नआउट था। अभी जो फिगर आ रहे हैं वो 60% की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है रिवाइज होते हुए शायद हम सही रहेंगे। तो क्या ये कोई संकेत देते हैं? मुझे नहीं लगता कि टर्नआउट के फिगर से हमें कोई बड़ा संकेत मिलता है कि हायर टर्नआउट एंटी इनकम्बेंसी है, लोअर टर्नआउट प्रो इनकम्बेंसी है। इन सब बातों में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखें तो कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन गौर करने की बात क्या है? गौर करने की बात है टर्नआउट अगर कहीं बढ़ा है, कौन से इलाके हैं जहां पे टर्नआउट बढ़ा है, या अगर 2022 के चुनाव को भी देख लें तो किन इलाकों में टर्नआउट ज्यादा है, किन इलाकों में टर्नआउट कम है। अमूमन शहरी मतदाताओं के बीच टर्नआउट कम रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस बार के चुनाव में भी वो कम देखने को मिला। लेकिन गौर करने की बात है कि कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां का सामाजिक समीकरण एक अलग तरह का है, और मैं इशारा कर रहा हूं जाट मतदाताओं के बीच के बारे में और मुस्लिम मतदाताओं के बारे में। तो कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां इनकी तादाद बहुत है, इन दो मतदाताओं की तादाद बहुत है, और यहाँ टर्नआउट काफी साइजेबल रहा है। बिल्कुल 60, 62, 64, 65% मतदान हुआ है। ये देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम जाट मतदाता और मुस्लिम मतदाता, इनका टर्नआउट मुझे लगता है पिछले चुनाव से जरूर बढ़ा है। तो ये तो एक ट्रेंड जरूर दिखाई पड़ता है। कई बार इस बात का जिक्र हो रहा है, आपने जिस बात का जिक्र किया आशुतोष, कि 53 सीटें बीजेपी जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में, तो बीजेपी को वहां से क्या नीचे गिरने की संभावना है या बीजेपी उससे ऊपर जा सकती है? ट्रेडिशनली आप 2014 और 2019 का चुनाव देखें, तो 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें राजस्थान जीत ली थी, 20 की सीटें गुजरात में जीत ली, और तकरीबन इसी तरह की का प्रदर्शन उनका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में था। तो 2019 में हम सब ये मानते थे बीजेपी प्रदर्शन दोहरा नहीं सकती, लेकिन उन्होंने दोहराया प्रदर्शन। राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीत गए, गुजरात की 26 की 26 सीटें जीत गए, और इसी तरह का अच्छा प्रदर्शन उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी किया। तो क्या बीजेपी 53 सीटें जीत सकती है फर्स्ट राउंड के चुनाव में, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने 2017 में किया था? मुझे लगता है 2014 और 2019 इस मामले में अपवाद होगा। बीजेपी जिस ऊंचाई पर थी 2017 में, वहां से नीचे गिरने की पूरी गुंजाइश है। जाहिर सी बात है, जब 58 में से 53 सीटें मिलती हैं तो उसको रिपीट करना एक इम्पॉसिबल सा होता है। तो कितनी सीटों का ड्रॉप आप देखते हैं? देखिए, ये कहना तो कितनी सीटों का ड्रॉप होगा, लेकिन मुझे लगता है
अगर एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं, सब्सटेंशियल ड्रॉप होगा। अब सब्सटेंशियल कह सकते हैं, बड़ा वेग टर्म में। सब्सटेंशियल का मतलब क्या? 10% सीटें कम होंगी, 20% सीटें कम होंगी। सीटों का के बारे में चर्चा करना तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है। वैसे हम कोई एग्जिट पोल कर नहीं रहे हैं, तो मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो कोई एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आधारित नहीं है। हमारी एक रिसर्च वाली स्टडी होगी जो 2-3 दिनों के बाद शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है सब्सटेंशियल ड्रॉप है। सब्सटेंशियल ड्रॉप का मतलब 53 सीटें तो बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। अब वो कितनी होंगी? सब्सटेंशियल हो सकता है कि जितनी सीटें उनके पास थी, काफी कुछ सीटें वो हार सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है और जाट मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। उन इलाकों में जिस तरह का टर्नआउट हुआ, और टर्नआउट के पहले भी देखे जिस तरह का उत्साह जाट मतदाताओं में देखने को मिल रहा था जयंत चौधरी के बारे में, तो ये इस बात का तो संकेत साफ है कि कुछ सीटें वो बिल्कुल गंवाने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है बीजेपी। संजय जी, जो बात आप कह रहे हैं कि दरअसल 2014, 2017, 2019 आपके सीएसडीएस का अपने ही डेटा ये कहते हैं कि जाटों ने 70% से लेकर 90% तक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और इसका एक बड़ा कारण माना जाता है मुजफ्फरनगर दंगे। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि 3 चुनाव के बाद अब जो कम्युनल पोलराइजेशन था जाटों को लेकर, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इस इलाके में, और जाट जो है वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे उतनी बड़ी संख्या में जितना पहले उन्होंने दिया था? ये तो निश्चित है आशुतोष कि बीजेपी को जितनी संख्या में जाटों ने वोट किया था, 2019 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, उस तादाद में तो जाटों का वोट बीजेपी को बिल्कुल नहीं जा रहा है। और ये तो इसके लिए कोई आंकड़ों की जरूरत नहीं है, ये तो जमीनी हकीकत है। जब हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट की बात होती है, अगर आप बाहर देख रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो फिर वेदर फोरकास्ट पढ़ने की क्या जरूरत है अखबार में कि आज का मौसम कैसा रहेगा? तो इसके लिए कोई आंकड़े की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बाहर झांक करके देखें और आपको पता चलेगा, अगर आप इन इलाकों में जाएं तो पता चलेगा कि जाट मतदाताओं के बीच में उनकी उनकी वोटिंग प्रेफरेंस क्या होने वाली है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जो किसान आंदोलन रहा है उससे बहुत नाराज रहे हैं, और जाट समुदाय के वोटर लोग किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में उन्होंने भागीदारी की। नाराजगी बहुत है बीजेपी के खिलाफ जाटों के बीच में। तो जाट मतदाताओं में तो बीजेपी का जनाधार जरूर गिरता हुआ दिख रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जाटों के अलावा जो दूसरी जातियां हैं, और हम जातियों पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीति को समझने के लिए आपको जातियों का वोटिंग पैटर्न, उनका बिहेवियर समझना बहुत जरूरी होता है। और पिछले बार भी कहा गया कि जो अदर देन यादव कम्युनिटी है वो भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट दिया, अदर देन जो जाटो कम्युनिटी है उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो अगर जाट नाराज हैं, और तो जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं, जो दूसरी अति बैकवर्ड जातियां हैं, क्या वो भी समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ जाती दिखाई पड़ रही है, या उनकी पुरानी लॉयल्टी अभी भी बीजेपी के साथ बनी हुई है? देखिए आशुतोष, हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। 2019 के चुनाव की जब हम चर्चा करते हैं तो 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का था। इस वजह से जिन समुदाय का आपने जिक्र किया, चाहे वो दलित समुदाय के वोटर हों, गैर यादव ओबीसी वोटर हों, और तमाम जाटों का जिक्र हो रहा है बार बार, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के वोट किया। 2017 का चुनाव भी एक तरह से, अपवाद तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 2022 के चुनाव से बहुत भिन्न था। 2017 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव था। अखिलेश यादव की पार्टी का, समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी 5 साल, और उसके पहले 5 साल बीएसपी की सरकार रही थी। और इस बात का ध्यान रखें, 2017 का चुनाव बीजेपी के केंद्र में सरकार बनाने के 3 साल बाद हो रहा था, और उस समय तो लगातार जो स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे वो रीजनल पार्टी की सरकारें हों, कांग्रेस की सरकारें हों, लगातार सरकारें हार रही थी। उस वेव में ये जिन समुदाय का आपने जिक्र किया, गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित, जाटों का वोट, ये सब, इन सब लोगों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट किया था। 2022 का चुनाव थोड़ा अलग दिखता है। ये अगर इसको मैं परिवर्तन का चुनाव कहूं तो शायद स्ट्रॉन्ग परिवर्तन की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग परिवर्तन की लहर है, लेकिन इन समुदाय के लोगों की जो नाराजगी है वो इस बात का संकेत तो जरूर दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए पहले वोट किया था उस तरह से वोट बीजेपी को इस बार नहीं करेंगे। और अगर उनका वोट बीजेपी को उतनी तादाद में नहीं जाता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। मुस्लिम वोटर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स, ये जो इलाका है 58 सीटों वाला, इसमें बहुजन समाज पार्टी
वो बहुत मजबूत है। वो 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब भी बहुजन समाज पार्टी को 29% वोट मिला था और समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन की तुलना में बहुत ज्यादा था, 7% सीटें वोट ज्यादा था। 2017 में भी वो नंबर 2 की पार्टी थी। और ये कहा जा रहा था कि दरअसल मुस्लिमों का एक बड़ा तबका बीएसपी के साथ चला गया था उस बार। इस बार बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, आरएलडी समाजवादी का गठबंधन है और ओवैसी की भी पार्टी और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। तो मुस्लिम वोटर का जो बिहेवियर है वो पहले फेज में आपको कैसा दिखाई पड़ा? देखिए आशुतोष, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चुनाव, अगर मैं 2017 के चुनाव को भी कह रहा था कि एक अलग तरह का चुनाव था, परिवर्तन का चुनाव था, 2022 का चुनाव कुछ मायने में अलग है। और वो किस कंटेक्स्ट में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुस्लिम मतदाताओं के लिए, जाट मतदाताओं के लिए दुश्मन नंबर 1 है बीजेपी। तो भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों समुदाय के बीच सद्भावपूर्ण रिश्ते हो गए हैं गांव गांव में, शहर शहर में, लेकिन चूंकि दोनों के लिए दुश्मन एक है, तो दोनों वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी को तकरीबन, अगर आप पिछले हमारे सर्वेक्षणों के आधार पर देखिए, जो पुराने सर्वेक्षण, जो पुराने आंकड़े हैं, उसके आधार पर तकरीबन कुछ 50% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा था। मुझे लगता है ये ऐसा चुनाव है, और बीएसपी को तकरीबन 20% वोट, मुस्लिम वोट मिलता रहा, चाहे बीएसपी चुनाव हारे जीते, 2017 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, सब चुनाव में बीएसपी को तकरीबन 20%। इन चुनाव में मुझे लग रहा है मुस्लिम मतदाताओं का जो रुझान है वोट का, वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई पड़ेगा। इतनी तादाद में मुस्लिम मतदाताओं को वोट समाजवादी पार्टी को शायद कभी नहीं गया होगा जितना इन चुनाव में जाने की उम्मीद है। फर्स्ट फेज में मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह के चीजों के संकेत मिल रहे हैं, इस वजह से उन कंस्टिट्यूंसी में टर्नआउट बहुत ज्यादा है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। तो मुझे बढ़ता हुआ वोट दिख नहीं रहा है। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मुस्लिम वोट कोई बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक अब हमारे दर्शकों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। मुसलमान वोटरों को एक मोनोलिथ वोटर माना जाता है, लेकिन उनके अंदर भी विभाजन है, अशराफ, अजलाफ और अरजाल और पसमानदा। तो जो बीएसपी को 20% वोट जाता था अभी तक, वो अशराफ तबके का होता था या पसमानदा तबके? कोई आपकी स्टडी है इसमें? नहीं, बिल्कुल क्लास वाइज डिवीजन आपको दिखाई पड़ेगा। जो गरीब मुस्लिम मतदाता होंगे, और आप देखें बीएसपी का जनाधार क्या है, बीएसपी का तो ज्यादा जनाधार है उन लोगों में, उन समुदाय के वोटरों में, क्लास के हिसाब से जो निचले तबके के हैं, जो लोअर क्लास से, पुअर क्लास से। तो मुस्लिम मतदाताओं में भी जो निचले तबके के हैं, इकोनॉमिक क्लास वाइज, उनका वोट बीएसपी की तरफ ज्यादा जाता रहा है। ये बहुत स्पष्ट है, आंकड़े बड़े स्पष्ट बताते हैं कि उन मुस्लिम समुदाय का जो लोअर क्लास बीएसपी तरफ रहा है। कहीं कहीं पे कैंडिडेट की वजह से भी बीएसपी को वोट चला जाता है, अगर उन्होंने कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इस वजह से मुस्लिम मतदाताओं ने बीएसपी के लिए वोट किया। लेकिन मुझे लगता है ये सब पुराने आंकड़े हैं, इन चुनाव में कुछ अलग होगा। मुस्लिम मतदाता, बीएसपी ने कई मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, इसके बावजूद मुझे लग रहा है मुस्लिम मतदाताओं का वोट इस बार ज्यादा शार्पली पोलराइज्ड होगा समाजवादी पार्टी के फेवर में। जिस तरह का बंटवारा पहले देखने को मिला, उस तरह का बंटवारा देखने को नहीं मिल सकता है। वो कहते हैं ना कि चावल के बारे में अगर आपको ध्यान देना हो, चावल पका या नहीं पका, तो एक दो दाने निकाल के भी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो फर्स्ट फेज की पोलिंग थी, इन फर्स्ट फेज की पोलिंग में क्या अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये वोटरों का वोटिंग बिहेवियर तय करता हुआ दिखाई पड़ा, या पूरी पोलिंग जो है वो धर्म के आधार पे है, हिंदुत्व के आधार पे है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के आधार पे है, अगड़े पिछड़े बैकवर्ड के नाम पे है, दलित के नाम पे है? आशुतोष, आपने चावल के दाने का जिक्र किया, अभी तो हमने बोरी खरीदी ही नहीं है। बोरी हमारे घर में है, जब तक बोरी घर में नहीं आएगी उसको खोलूंगा नहीं, तो चावल तो देख नहीं सकता। लेकिन जो कुछ देखने को मिला इस इलाके में, मैं भी इस इलाके का वोटर था, मैं भी घूम रहा था, मुझे लगा इस इलाके में आइडेंटिटी का सवाल सबसे ज्यादा था। ये तमाम मुद्दे हैं, अगर युवा मतदाताओं की आप बात करें तो युवा मतदाताओं के बीच में बेरोजगारी और ये सब मुद्दे थे। लेकिन आमतौर पर अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा इस इलाके में, किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा तादाद में लोग वोट कर रहे थे, इस इलाके में आइडेंटिटी का सवाल सबसे बड़ा रहा। जाटों के बीच में आइडेंटिटी का सवाल था, उन्हें लग रहा था कि हमारी आइडेंटिटी का सवाल है। किसान
आइडेंटिटी का सवाल है, आइडेंटिटी और स्वाभिमान। मुझे लगता है ये मुद्दा सबसे हावी रहा है और यही कारण है इस आइडेंटिटी को बचाना, इस स्वाभिमान को बचाने के लिए बड़ी तादाद में जाट वोटरों का टर्नआउट मुझे लग रहा है इस वजह से ज्यादा दिखाई पड़ता है। बाकी सारे मुद्दे जिनका आपने जिक्र किया, ये सब मुद्दे दिखाई पड़ेंगे अलग अलग इलाकों में, लेकिन ओवर आर्चिंग जो मुद्दा है स्वाभिमान का मुद्दा। अगर आपने कहा कि आइडेंटिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो फिर जो हिंदुत्व नाम की एक मेटा आइडेंटिटी भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट करने की कोशिश की, क्या वो हिंदुत्व का की जो आइडेंटिटी है वो इस चुनाव में डिसाइसिव रोल प्ले करेगी? क्योंकि एक थियरी ये भी है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आपने हिंदुत्व के नाम पे 2014 में वोट लिया, 2017 में लिया, 2019 में लिया, अब चौथे चुनाव में भी आप लेना चाहते हैं, तो क्या चौथे चुनाव में भी उसी तरीके से आइडेंटिटी और हिंदुत्व कार्ड प्ले कर पाएगा अगर इकोनॉमिक डिलीवरी नहीं है तो? आशुतोष, थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। मुझे नहीं लगता कि 2014 का चुनाव कोई हिंदुत्व का चुनाव था या बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रही थी। 2014 का चुनाव बिल्कुल एक परिवर्तन का चुनाव था, वो करप्शन के खिलाफ और तमाम तरह की चीजें हो रही थी, लेकिन हिंदुत्व मुझे उसमें उन चुनाव में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। 2017 के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में हिंदुत्व थोड़ा दिखाई पड़ता था आखिरी के फेजेस में, लेकिन वो परिवर्तन का चुनाव था। 2019 के चुनाव में हिंदुत्व का जो फ्लेवर था वो कुछ ज्यादा दिखाई पड़ा। अभी तो पहले फेज के चुनाव में हिंदुत्व का फ्लेवर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, हिंदुत्व का रंग चढ़ा हुआ दिखता नहीं है, लेकिन आने वाले फेजेस में, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, जैसे जैसे हम ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, मैं एक्सट्रीम ईस्ट की नहीं बात कर रहा, पूर्वांचल की नहीं बात कर रहा, जैसे जैसे हम ईस्टर्न इलाकों में जाएंगे, मुझे लग रहा है हिंदुत्व का जो कलर है वो गहराएगा और ये मुद्दे शायद फिर से दोबारा आएंगे वोटरों के मन में। पार्टियां इन मुद्दों का ज्यादा प्रचार प्रसार करेगी, लेकिन पहले फेज के चुनाव में मुझे हिंदुत्व हावी दिखाई नहीं पड़ा। आपको हिंदुत्व हावी दिखाई, लेकिन एक थियरी ये भी कहती है कि अगर मुस्लिम वोटर का कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा होता है तो उसकी प्रतिक्रिया हिंदू वोटर में दिखाई पड़ती है। आपको लगता है कि इस थियरी में वेस्टर्न यूपी में उतना दम नहीं नजर आ रहा? नहीं, जरूर ऐसा होता है, पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन की बात होती है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो समुदाय के वोटरों की तादाद है ज्यादा। दलितों की तादाद तकरीबन 22% है और जाट समुदाय के वोटरों की तादाद भी 17-18% है। इनमें हिंदुत्व का जामा इस बार नहीं चढ़ रहा है, कलर नहीं चढ़ रहा है। जाटों के बीच में उनकी जाट आइडेंटिटी का सवाल है। बीजेपी जो दलित वोटर है, मैं ये नहीं कह रहा दलित वोटर बीजेपी को वोट नहीं कर रहे, वो भी वोट कर रहे होंगे बीजेपी को। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, इन सब चीजों का तो पता 10 मार्च को चलेगा, लेकिन अगर दलित वोट बीजेपी को मिल रहा है तो वो हिंदुत्व की वजह से नहीं मिल रहा है, वो दूसरे फैक्टर्स हैं। वो लाभार्थी होने का, जो उन्हें राशन और तमाम तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उन वजहों से उनका वोट उनकी तरफ जा रहा है। तो चूंकि अगर दो समुदाय को आप जोड़ ले, 20%, 22% दलित और 16-17% जाट, 40% इनकी आबादी है। अगर इन पे हिंदुत्व का कलर नहीं चढ़ रहा है, इस वजह से वेस्टर्न यूपी में जहां 58 कंस्टिट्यूंसी में कल चुनाव हुए, इस वजह से यहाँ हिंदुत्व का कलर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि शुरुआत हमने की थी कि वोट परसेंटेज के हिसाब से शामली में 69.42% वोट पड़ा, मुजफ्फरनगर में 65.35, मेरठ में 60.91, बागपत में 61.35, लेकिन गाजियाबाद में 54 हो जाता है, अलीगढ़ में 57% हो जाता है, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा में 60% के आसपास रहता है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि कहीं हम लोग वो गलती तो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ जाटों को ओवर आर्चिंग एक तरीके से प्रभावशाली जात मान के उनके आधार पर वोटों का आकलन कर रहे हैं? क्योंकि शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा और मथुरा, इन यहाँ पर भी आप क्या वोटर्स का बिहेवियर एक जैसा होगा या अलग अलग आपको दिखाई पड़ा इसमें? नहीं, आपने जिस सिलसिलेवार तरीके से कंस्टिट्यूंसी का नाम लिया और शुरू की जो कंस्टिट्यूंसी है वो सब ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो प्राइमरली रूरल कंस्टिट्यूंसी है, ग्रामीण इलाके हैं और इन्हीं इलाकों में जाट मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। तो हम अभी ये कह सकते हैं, हो सकता है ओवर सिंप्लीफिकेशन हो, क्योंकि कोई ऐसी तो कंस्टिट्यूंसी है नहीं कि जहां सिर्फ जाट ही जाट होंगे या सिर्फ मुस्लिम मतदाता होंगे। तो अगर टर्नआउट बढ़ रहा है और
तो कंस्टिट्यूंसी तो ऐसी है जहां मिक्स कंस्टिट्यूंसी होती है, जाटों का वोट कभी 20% हो सकता है, कभी 25% हो सकता है। लेकिन जिस तरह का कैंपेन पिछले 2 महीने 3 महीने से चलता रहा, जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ, जिस तरह से जयंत चौधरी के मतलब रैलीज में भीड़ दिखाई पड़ी, और उन भीड़ के बाद अगर टर्नआउट भी बढ़ता हुआ दिखा, तो हम कुछ कोरिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी के रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी उनकी रैलियों में, और उन्हीं कंस्टिट्यूंसी में जहां भीड़ उमड़ रही थी, वोटिंग टर्नआउट भी अगर बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि वो लोग जो जयंत चौधरी की भीड़ में आ रहे थे, और वो कौन लोग थे? वो जाट मतदाता थे। उन्हीं लोगों ने इन कंस्टिट्यूंसी में भी वोट किया हो। शहरी इलाकों में वोट कम पड़ा है। अमूमन शहरी इलाकों में वोट कम पड़ता है। आपने गाजियाबाद का जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट का, जिस कंस्टिट्यूंसी में मैं वोट देता हूँ, जिस कंस्टिट्यूंसी का मैं वोटर हूँ, साहिबाबाद सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी है देश की। 47% वहां टर्नआउट है, 45 सबसे बड़ी देश की कंस्टिट्यूंसी है नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से, लेकिन वहां टर्नआउट कम दिखाई पड़ता है। तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन संकेत तो कुछ ऐसे संकेत लगते हैं कि शहरी इलाकों में टर्नआउट कम है, पिछली बार की तुलना में भी थोड़ा कम होता हुआ दिखता है। थोड़ी उदासीनता शहरी मतदाताओं में दिखती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वैसा ही उत्साह दिखाई पड़ा जैसे पहले दिखाई पड़ा है। एक बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अर्बन सेंटर्स में बहुत पावरफुल है, और एक तो आप मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ। दूसरी बात, इन सेंटर्स में अगर मतदान में उदासीनता दिखाई पड़ती है, तो क्या ये कहना सही होगा कि बीजेपी को यहाँ नुकसान होगा, या इस तरीके से कोरिलेट करना, कॉज एंड इफेक्ट पैदा करना ठीक नहीं होगा? ये बात तो तय है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में बीजेपी शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं है 90s वाली। ग्रामीण इलाकों में भी उन्होंने जबरदस्त पैठ बनाई है, और इसी वजह से तो इनकी बड़ी जीत हो रही है, विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव है। लेकिन हाँ, आज भी अगर ग्रामीण वोट शेयर बीजेपी का देखें और शहरी इलाकों में देखें, तो शहरी इलाकों में उनका वोट बहुत ज्यादा है। ये शायद थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा कि अगर शहरी इलाकों में टर्नआउट कम हो रहा है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को नुकसान होगा। संकेत जरूर मिलते हैं कि शायद बहुत शुभ संकेत नहीं हो सकते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं निकाल सकते कि अगर शहरी मतदाताओं का वोट कम पड़ा तो इससे बीजेपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि शहरी मतदाताओं में क्या मध्यम वर्ग के मतदाता कम आए या गरीब वर्ग के मतदाता कम आए, क्या जाट कम आए या अपर कास्ट के वोटर्स कम आए। तो इन सब चीजों के लिए भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो जरूर है कि जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में किया था इन्हीं इलाकों में, वैसा प्रदर्शन करता हुआ बीजेपी करती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। बिल्कुल। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने दर्शकों को यह बात बताना बहुत जरूरी है कि शामली में अगर 69.42% वोट पड़ रहा है, जो एक तरीके से ग्रामीण इलाका है, और गाजियाबाद में 54.35, तो ये दोनों जो वोट परसेंटेज है वो कुछ ना कुछ कहानी जरूर कहते हैं। लेकिन असल कहानी क्या है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी एक कोशिश थी कि पहले राउंड की वोटर का जो पोल हुआ है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को समझने की, और उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।